हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज फिर से स्वागत है आपका स्टडी गुरु बायोकेमिस्ट्री में। ठीक, तो आज हम यहाँ बस देखेंगे शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन में समानताएं एंड असमानताएं। मतलब इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है एंड क्या क्या डिफरेंस इसके बीच में क्या क्या अंतर है। तो जो आपको, जैसे आप तो शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन को पहले से देख चुके होंगे। शुक्राणु जनन एंड अंडाणु जनन, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस या ooजेनेसिस बोला जाता है। ठीक, अंडाणु जनन को हम क्या बोलते हैं, ooजेनेसिस। ठीक, ooजेनेसिस। और शुक्राणु जनन को क्या, नहीं, अंडाणु जनन को ooजेनेसिस, शुक्राणु जनन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो किसी भी फीमेल बॉडी में अंडाणु निर्माण की क्रिया को अंडाणु जनन कहते हैं। ठीक, या मेल बॉडी में स्पर्म निर्माण की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो कैसे निर्माण होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो देख चुके हैं अलग अलग। ठीक, वहाँ पर आप देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। उसमें आपको क्या क्या समानता है, क्या क्या डिफरेंट है, उसको देखने से ही पता चल जाएगा। तो आप एक बार अंडाणु जनन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस को बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, देखिएगा एक बार, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो चलिए हम सिमिलरिटी की बात करते हैं। यदि आप उसको देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहा हो। ठीक, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए ही, क्योंकि हमेशा एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम पहले सिमिलरिटी देखते हैं। सिमिलरिटी क्या क्या होती है, समानताएं इसकी क्या क्या हो सकती है, इसकी क्या क्या समानताएं हो सकती है। तो फर्स्ट समानता क्या बोलते हैं, दोनों ही क्रियाओं में जनन उपकला कोशिकाएं विभाजित होती हैं। क्या बोल रहा, दोनों भी क्रियाओं में इसमें क्या होते हैं, विभाजन होता है। 1 से 2, 2 से 4 बनने की क्षमता होती है। समझ में आ गया। दोनों की गुणन प्रवस्था में समसूत्री विभाजन होता है। गुणन प्रवस्था या बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में समसूत्री, पहला फर्स्ट जो डिवीजन होता है आपका समसूत्री विभाजन ही होता है। इसके बाद जो आपका स्पर्म निर्माण होता है या अंडाणु निर्माण होता है वो आपके अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू होता है। क्योंकि इसको समझिएगा, इसका रीजन क्या है। जैसे आपको पता होगा जो मेल होते हैं उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में आपकी 46। समझिएगा। ठीक, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46। यदि आपकी समसूत्री विभाजन हुई है, समसूत्री विभाजन हुआ है, तो समसूत्री का मतलब होता है आपका 46 गुणसूत्र यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहाँ पर आपका क्या होता है, ये आधा आधा हो जाता है। तो यहाँ पर 23 गुणसूत्र आ गए, यहाँ पर 23 गुणसूत्र आ गए ना। अभी बात कर रहे हैं हम लोग 23 और 23, अभी बात करें सिर्फ स्पर्म निर्माण की क्रिया को। यदि बात करें हम किसका, अंडाणु जनन की, अंडाणु जनन में सेम वही से ही होता है आपका 46 गुणसूत्र हो गए, 46, इसके बाद 46, ये समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री के बाद जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो इसमें आपका 23 गुणसूत्र एंड 23। ठीक, एक हो गया। आप इससे क्या बना हम लोग का, ओवम बना। ओवम मतलब अंडाणु बना। इससे क्या बना हम लोग का, स्पर्म बना। समझिएगा। ठीक, हम लोग का 23 का सेट एक स्पर्म बना एंड एक 23 का सेट क्या बना हम लोग, ऐसे होता है आपका स्पर्म, ऐसे इस टाइप का। ठीक, 23 का सेट क्या बना हम लोग का, स्पर्म बना। ठीक, जब ये 23 इसके साथ कंबाइन करेगा तभी तो 46 होगा। ठीक, तो आपको पता होगा कि या वो फीमेल हो या मेल, उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, 46 ही होती है। तो भाई ऑलरेडी पहले से 46 आ जाएगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये क्या है आपका, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जन्मजात अभी भी जितने भी पीढ़ी देखने को मिलेंगे मानव प्रजाति, सभी में गुणसूत्र की संख्या 46 ही होती है। कोई होते हैं जिसमें 42 गुणसूत्र होते हैं, 43 गुणसूत्र हैं, उसमें कुछ कुछ असमानताएं पाई जाती हैं, सिंड्रोम्स पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके जो नेचुरल ह्यूमन होते हैं, जो क्या बोल सकते हैं, आपके नेचुरल होते हैं, या मतलब उसमें कोई सिंड्रोम नहीं है, कोई आपके डिसीज नहीं है, तो उसमें जो गुणसूत्र होंगे आपके नॉर्मल ही पाए जाएंगे।
तो इसीलिए कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर पहले से आधा आधा रहेगा, तभी तो भाई जाके कंबाइन होकर एक संतान की उत्पन्न करेंगे, भ्रूण का निर्माण करेंगे, तो वही होता है आपका। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपका, दोनों की गुणन प्रवस्था में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, इसके बाद थर्ड हो गया, दोनों क्रियाओं में 3 मुख्य अवस्थाएं पाई जाती हैं, गुणन प्रवस्था, वृद्धि प्रवस्था एवं परिपक्वन प्रवस्था। आप जब शुक्राणु जनन अंडाणु जनन देखेंगे तो दोनों में पता चल जाएगा आपको कि 3 फेज से होकर गुजरती है उसका फॉर्मेशन। इसके बाद यह भी तो समानताएं देख रहे हैं। ठीक, दोनों की वृद्धि प्रवस्था में कोशिकाओं की आकार बढ़ती है, एकदम राइट। दोनों की जो होते भोज्य पदार्थों को एकत्रित करके उसके आकार में वृद्धि होती है, इसको देखे थे हम लोग। ठीक, दोनों की परिपक्वन प्रवस्था का पहला विभाजन समसूत्री तथा दूसरा विभाजन अर्धसूत्री होता है। देखिए, इसी को मैं फर्स्ट में बोला कि दोनों की गुणन प्रवस्था समसूत्री होती है। तो मैं क्या बताया कि गुणन प्रवस्था होती है फर्स्ट में आपका 46 है, तो यहाँ भी 46 होगा, 46 समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन उसके बाद दूसरा विभाजन होता है वो आपका अर्धसूत्री, क्योंकि 23 गुणसूत्र आ जाते हैं, तभी तो उसको कॉम्बिनेशन के लिए जगह मिल पाएगा। ठीक, दूसरे से सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जगह मिल पाएगा। ठीक, निषेचित होने के लिए। तो वही बोल रहा है कि पहला विभाजन समसूत्री होता है, दूसरा विभाजन अर्धसूत्री होता है। इसके बाद दोनों ही क्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मक मिलते हैं। अगुणित का मतलब होता है आपका, जैसे आप समझ केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जैसे एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक, तभी इसका ऑर्बिटल फुल फिल माना जाता है। ठीक, एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम। तो इसी प्रकार यदि एक ऑर्बिटल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये अभी भी तो खाली है, एक और चाहिए, तभी तो इसको हम फुल अप फिल मानेंगे, इसको स्टेबल मानेंगे। तो वही होता है कि अगुणित कोशिकाएं बने रहेंगी। जैसे यहाँ पर एक हो गया, एक ऐसे ऑर्बिटल हो गया आपका। ठीक, ऐसे और आपका क्या ऑर्बिटल हो गया। तो यदि दोनों को हम लोग एक ही में रख दें ऐसे, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, ए होगा। तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि ये दूसरे के साथ जाना चाहता है कॉम्बिनेशन करके, और गुणसूत्र अटैच करके एक भ्रूण का निर्माण कर सकता है। न्यू संतान का उत्पन्न करने के लिए इसको अगुणित होना पड़ता है। तो वही होता है, दोनों क्रियाओं के अंत में अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित बनेगा तभी तो भाई वो जाके द्विगुणित हो पाएंगे, सेक्सुअल रिलेशन बना पाएगा, या मतलब किसी के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यदि पहले से उसमें द्विगुणित होगा, जैसे इसका ऑर्बिटल पहले से भरा हुआ है, तो किसी के साथ बॉन्डिंग कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो वही होता है कि अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है, अब असमानताएं देखते हैं, इनके बीच में अंतर देख लेते हैं कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन के बीच में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है। ठीक, तो समानताएं हम लोग देख लिए कि क्या क्या समानताएं होती हैं। इसके बाद हम असमानता की बात करें तो शुक्राणु जनन में एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनता है। हम लोग देखे भी, जो एक स्पर्मेटोसाइट होगा उससे हम लोग का 4 शुक्राणु बना था, याद होगा जब देखे होंगे तो। अंडाणु जनन में एक ओसाइट से केवल एक अंडाणु बनता है और 3 पोलार बॉडी बनते हैं, याद है ना। क्योंकि अंडाणु जनन में क्या होता है आपका, एक अंडाणु बनेगा तो एक पोलार ध्रुवीय काय बनता है, लेकिन इसमें चारों सभी में स्पर्म ही बनेंगे। ठीक, इसके बाद सेकेंड डिफरेंट क्या होता है, शुक्राणु जनन में ध्रुवीय काय नहीं बनती। देखिए यहाँ पर देखे ना क्या होता है, पोलार बॉडी नहीं बनता, इसी को ध्रुवीय काय बोलते हैं। ध्रुव मतलब होता है पोलर, पोलर कोशिकाएं नहीं बनती। जबकि अंडाणु जनन में 2 या 3 ध्रुवीय काय बनती हैं, मैं अभी जस्ट बताया था आपको। ठीक, शुक्राणु जनन में सभी विभाजन समान होते हैं, जबकि अंडाणु जनन में तीसरी अवस्था असमान विभाजन। यहाँ भी डिफरेंट देखने को मिला। शुक्राणु जनन में सभी कोशिकाएं 1 से 2 ऐसे करके स्पर्मेटिड का निर्माण करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका स्पर्म का निर्माण करते हैं। लेकिन जब अंडाणु जनन की क्रिया होती है तो एक कोशिका क्या होती है, अंडाणु बनाती है, तो एक ध्रुवीय काय छोटी कोशिका बनाती है। तो ही बोल रहा है कि शुक्राणु जनन की सभी कोशिकाएं विभाजन समान होती है, तभी 4 प्रकार के स्पर्मेटिड बने, स्पर्म बने। जबकि अंडाणु जनन की तीसरी अवस्था असमान विभाजन होता है, जिससे एक बड़ा अंडाशय का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिड के अंतरण के बाद एकदम अलग प्रकार के शुक्राणु बनाता है, जबकि अंडाणु जनन में उसका मिलता जुलता अंडाणु बनता है उसका। तो क्या बोल रहा है कि शुक्राणु जनन में स्पर्मेटिड का केंद्रण जो होता है आपका, उसमें चल कोशिकाएं बनने लगती हैं, तो क्या अलग प्रकार का शुक्राणु बन जाता है। पहले तो स्पर्मेटिड गोल प्रकार का था। ठीक, इसके बाद वो क्या होता है आपका, एक लंबी पूंछ वाली संरचना में बदल जाती है परिपक्व होके।
ठीक वही बोल रहा है कि अलग प्रकार के शुक्राणु बनाता है, जबकि अंडाणु जनन में वो क्या होते सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। शुक्राणु जनन में बना शुक्राणु चल तथा अंडाणु जनन में बना अचल होता है। वही बोल रहा कि शुक्राणु जनन में जो शुक्राणु बना होता है हम लोग का, एक पूंछनुमा संरचना होती है, वो चल होती है, जो एक जगह से दूसरे जगह वेजाइना में माइग्रेट कर सकती है, वहाँ से चल सकती है। ठीक, लेकिन अंडाणु जनन में जो अंडाणु होता है वो अचल होता है, वो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता। ये केवल क्या होता है आपका फैलोपियन ट्यूब से होते हुए आपके ओवरी तक आ सकता है। ठीक, जबकि क्या होता है शुक्राणु में क्या होता है, जब भी आपके क्या होता है आपका, जब भी आपके शुक्राणु को यहाँ आपका डिस्चार्ज किया जाता है, देखिए पहले वो आपके टेस्टिस से निकल कर पेनिस के थ्रू, आपके जो भी फीमेल बॉडी होते हैं पेनिस के थ्रू आता है, तो वेजाइना में इसको इंसर्ट करते हैं सेक्सुअल के दौरान। ठीक, क्या बोलते हैं आपके जो सेक्सुअल रिलेशन होता है वहाँ पर आपका इस डिस्चार्ज होता है। ठीक, वहाँ से आकर ये यहाँ पर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होने के बाद फिर से माइग्रेट करने लगता है, लेकिन जबकि अंडा से जो होता है आपके उसी में ही रहता है, उसी बॉडी में रहता है, जबकि शुक्राणु को दूसरे बॉडी से इंजेक्ट किया जाता है। समझ सकते हैं इसको। ठीक, इसके बाद क्या बोलता है, शुक्राणु का शरीर सिर धड़ पूंछ में बटा होता है, जबकि अंडाणु गोलाकार होते हैं। समझ में आ गया? इसको तो समझाने की कोई ज़्यादा बेसिक नीड तो है नहीं मेरे को जहाँ तक लगता है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इसकी क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या असमानताएं होती हैं। ठीक, ये आपके लिए अच्छा नोटफुल होगा, एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा इससे। तो प्लीज़ दोस्तों आप क्या बोलते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।